Hello my dear student, welcome again in my YouTube channel and this is Ankit Tiwari and you are watching me on the platform of Medical Explain. Today we will discuss about the mutation which is very important topic of the class 12th chapter molecular basis of inheritance. So let's see here क्या होता है म्यूटेशन, थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं मेरे प्यारे प्यारे छोटे छोटे बालों बच्चों। अगर हम म्यूटेशन के बारे में बात करें तो उसका सेंस क्या होता है, पहले हमें ये समझना जरूरी है। इसका सेंस ये होता है कि सडन चेंज इन जेनेटिक मटेरियल, सडन चेंज इन जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। सडन चेंज इन जेनेटिक मटेरियल को क्या कहते हैं, हम म्यूटेशन कहते हैं। अब सडन चेंज इन जेनेटिक मटेरियल क्यों होगा और कैसे होगा ये समझना हमारे लिए जरूरी है। तो मेरे प्यारे बच्चों, सडन चेंज इन जेनेटिक मटेरियल जिससे होता है उसे हम म्यूटाजेनिक एजेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? म्यूटाजेनिक एजेंट कहते हैं। अगर हम इस बात को थोड़ा और अच्छे से समझने की कोशिश करें तो म्यूटाजेनिक एजेंट हमें दो तरह का पढ़ना होता है। एक तो रेडिएशन हो सकता है, क्या हो सकता है, एक तो रेडिएशन हो सकता है और एक क्या हो सकता है, एक केमिकल हो सकता है। मेरे प्यारे बच्चों, अगर हम रेडिएशन के बारे में बात करें तो रेडिएशन दो तरह का हो सकता है। एक होता है आयोनाइजिंग रेडिएशन, एक होता है आयोनाइजिंग रेडिएशन और एक होता है नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन। अगर हम आयोनाइजिंग रेडिएशन के बारे में बात करें तो एक्स रेज और गामा रेज, एक्स रेज और गामा रेज जो होती हैं ये क्या होती हैं, ये आयोनाइजिंग रेडिएशन कहलाती हैं। और जो नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन होती हैं उन्हें हम अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन कहते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, तो दिस इज अबाउट व्हाट, दिस इज अबाउट रेडिएशन व्हिच इज रिस्पांसिबल फॉर द चेंज इन जेनेटिक मटेरियल सडनली। क्लियर है? लेकिन अगर हम केमिकल म्यूटाजेन के बारे में बात करें तो नाइट्रेट जो होता है, नाइट्रेट जो होता है ये कभी कभी हमारे बॉडी में म्यूटेशंस काज कर सकता है। इसके अलावा निकोटीन, कैफीन ये सब भी कभी कभी हमारे बॉडी में जेनेटिक मटेरियल में चेंज कर देते हैं। जैसे बोलते हैं लोग कि आपको कैंसर हो गया, क्या है कैंसर में क्या होता है, थोड़ा फील करते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, कैंसर में क्या होता है कि हमारे शरीर में एक कैंसर को काज करने वाली जीन पाई जाती है जो इनएक्टिव स्टेट में। क्या बोला मैंने बोला कैंसर को काज करने वाली एक जीन पाई जाती है जो क्या होती है, इनएक्टिव स्टेज में होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम प्रोटो ऑन्कोजीन कहते हैं, प्रोटो ऑन्कोजीन कहते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? प्रोटो ऑन्कोजीन बोलते हैं। तो मैंने क्या बोला कि हमारे बॉडी में प्रोटो ऑन्कोजीन यानी इनएक्टिव जीन है जो क्या करती है, कैंसर के लिए रिस्पॉन्सिबल। अब अगर इस पे कोई भी म्यूटाजेनिक एजेंट काम करेगा तो ये प्रोटो ऑन्कोजीन क्या हो जाता है, ऑन्कोजीन में कन्वर्ट हो जाता है, यानी नॉर्मल सेल क्या हो जाती है, कैंसरस सेल में कन्वर्ट हो जाती है। नॉर्मल सेल किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, कैंसरस सेल में कन्वर्ट हो जाती है। मेरे प्यारे बच्चों, अगर हमें ये समझना हो कि नॉर्मल सेल और कैंसरस सेल में क्या डिफरेंस होता है, नॉर्मल सेल और एक्चुअली लिखेगा नहीं बोर्ड पे, इसलिए मैं इसको मिटा दिया। तो नॉर्मल सेल और कैंसरस सेल में क्या डिफरेंस होता है, अब हमें ये समझना जरूरी है। तो चलिए समझते हैं कि नॉर्मल सेल और कैंसरस सेल में क्या डिफरेंस होता है। उससे पहले ये जान गए हम कि हमारे शरीर में कैंसर को काज करने वाला जीन होता है जिसे हम प्रोटो ऑन्कोजीन कहते हैं, और ये प्रोटो ऑन्कोजीन क्या करता है, म्यूटाजेनिक एजेंट के चलते क्या हो जाता है, एक एक्टिव जीन यानी कैंसर काजिंग जीन में कन्वर्ट हो जाता है जिसे हम ऑन्कोजीन कहते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, नॉर्मल सेल और कैंसर सेल में क्या डिफरेंस होता है, हमें ये समझना जरूरी है। मेरे प्यारे बच्चों, जो नॉर्मल सेल होती है उसमें कांटेक्ट इनहिबिशन की प्रॉपर्टी पाई जाती है। किसकी प्रॉपर्टी पाई जाती है, कांटेक्ट इनहिबिशन की। ये क्या होता है, थोड़ा फील करते हैं। जब एक सेल किसी दूसरे सेल के कांटेक्ट में आती है तो उसके अंदर जो डिवीजन की टेंडेंसी होती है वो थोड़ा सा अब लिमिटेड हो जाती है।
एक छोटे से एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे एक फैमिली में अगर कोई इंसान रहता है, तो अगर फैमिली में रहता है तो बड़ा लिमिटेड एक जगह से दूसरी जगह घूमने जाता है। कोई मान लो स्टूडेंट है तो अपने मन से कहीं घूमने नहीं जाता है, पर अगर वही इंसान, वही स्टूडेंट अगर अकेला रह रहा है तो कहीं भी अपने मन से 12 बजे रात को, 2 बजे रात को भी जा सकता है। यानी उसके ऊपर कंट्रोल नहीं रहा जो इंसान अकेला रहता है। लेकिन जो इंसान ग्रुप में रहेगा उसके ऊपर लोगों का कंट्रोल होता है। ऐसा ही हमारे नॉर्मल सेल और कैंसरस सेल में भी डिफरेंस होता है। जो नॉर्मल सेल होती है उसमें कांटेक्ट इनहिबिशन का मतलब होता है एक सेल जब दूसरे सेल के कांटेक्ट में आती है तो उसके अंदर लिमिटेड डिवीजन होता है। क्लियर है? तो अगर हम नॉर्मल सेल के बारे में बात करते हैं तो इसको कहते हैं कि इनके अंदर कांटेक्ट इनहिबिशन की प्रॉपर्टी पाई जाती है। नीट में कई बार पूछा गया है, एआईबीएमटी में भी कई बार पूछा गया है। तो एक्चुअली एआईबीएमटी पहले हुआ करता था, अब नीट होता है, तो मैंने बोला कि कई बार जो है पूछा गया इस रिलेटेड क्वेश्चन। तो नॉर्मल सेल के अंदर कांटेक्ट इनहिबिशन की प्रॉपर्टी पाई जाती है। पर अगर हम बात करें कैंसर सेल, तो मेरे प्यारे बच्चों जो कैंसर सेल होता है इसके अंदर यही प्रॉपर्टी नहीं पाई जाती है, एब्सेंट होती है। और अगर ये प्रॉपर्टी नहीं पाई हो जाती है तो अब क्या होता है, अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ सेल होता है। अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ सेल होता है। और आपको बता दें अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ सेल को हम क्या कहते हैं, कैंसर। क्लियर है? यानी कि अगर हमारे बॉडी में अनकंट्रोल्ड डिवीजन होता है, क्या होता है, अगर अनकंट्रोल्ड डिवीजन होता है बच्चों तो उसे हम क्या कहते हैं, कैंसर सेल। बात को थोड़ा और आगे बढ़ाया जाए और चीजों को थोड़ा और फील करने की कोशिश किया जाए बच्चों, तो जो कैंसर होता है वो कई तरह का होता है। क्या होता है, कई तरह का होता है। जैसे एक होता है बेनाइन कैंसर और एक होता है मैलिग्नेंट कैंसर। ठीक है? आपको बता दें जो बेनाइन कैंसर होता है वो उतना घातक नहीं होता है क्योंकि वो जहां होता है सिर्फ वही पड़ा रहता है। लेकिन जो मैलिग्नेंट कैंसर होता है वन पार्ट ऑफ द बॉडी से दूसरे पार्ट ऑफ द बॉडी को ट्रांसफर करता है। अब एक बार सीपीएमटी में पूछा गया था कि कैंसर सेल अगर एक पार्ट ऑफ द बॉडी से दूसरे पार्ट ऑफ द बॉडी में जाती है तो उस फेनोमेना को क्या कहते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों उस फेनोमेना को हम मेटास्टैसिस कहते हैं। यानी कि मूवमेंट ऑफ कैंसर सेल फ्रॉम द वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अनदर पार्ट ऑफ द बॉडी इज कंसीडर्ड एज अ व्हाट, मेटास्टैसिस। क्लियर है? तो मतलब अगर कैंसर सेल एक पार्ट ऑफ द बॉडी से दूसरे पार्ट ऑफ द बॉडी में जा रही है तो उसे हम क्या बोलते हैं, मेटास्टैसिस कहते हैं। और मेटास्टैसिस जो है मैलिग्नेंट कैंसर के अंदर कॉमन है। क्लियर? तो हमने क्या बोला कि नॉर्मल सेल के अंदर कांटेक्ट इनहिबिशन की प्रॉपर्टी पाई जाती है, कैंसर सेल के अंदर कांटेक्ट इनहिबिशन की प्रॉपर्टी एब्सेंट होने के चलते अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ सेल होता है। और अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ सेल को हम क्या कहते हैं, कैंसर कहते हैं। कैंसर ह्यूमन बीइंग के अंदर दो तरह का हो सकता है, बेनाइन और मैलिग्नेंट। कुल मिलाकर के इतना पंचायत हमने क्यों बताया, हम तो म्यूटेशन पढ़ रहे थे। तो म्यूटेशन यहाँ होता है, एक जीन जो इनएक्टिव थी उसमें सडन चेंज हो गया और सडन चेंज होने के चलते क्या हुआ, हमारा जो नॉर्मल सेल है वो कैंसर सेल में चेंज हो गया। तो ये सारी जानकारी रही आपके बारे में कैंसर के बारे में। इसके अलावा बहुत सारी बातें हम करेंगे म्यूटेशन के बारे में। तो हमने बताया सडन चेंज इन जेनेटिक मटेरियल को म्यूटेशन कहते हैं। और म्यूटेशन का बहुत सारा हमने एग्जांपल बताया आपको कि भाई देखो कैंसर जो है क्या है, म्यूटेशन हो सकता है। कैंसर जो है म्यूटेशन के चलते होता है। म्यूटाजेनिक एजेंट बताया कि भाई एक्स रेज और गामा रेज जो है वो आयनाइजिंग रेडिएशन होते हैं, नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन जो यूवी रेज होती है, नाइट्रेट होता है। ये लोग कैंसर काज करा सकते हैं या ऐसा कर सकते हैं म्यूटेशन करा सकते हैं। कैंसर तो कराते ही हैं, जैसे मान लीजिए स्किन कैंसर होता है तो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन अगर हमारे बॉडी में पड़ती है तो हम स्किन कैंसर हो जाता है ना। जैसे कि हमारी यूवी रेज है और अगर ये हमारा ओजोन लेयर ना रहे तो यूवी रेज हमारे बॉडी पे पड़ेगी और हमारा नॉर्मल सेल कैंसर सेल में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है? तो हमारी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो होती है, जो यूवीसी और यूवीबी होती है, वो बहुत खतरनाक होती है और हमारे बॉडी में क्या करती है, कैंसर के होने के चांसेस को बढ़ा देती है। स्किन कैंसर हमारे अंदर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब बात आती है कि भाई कैंसर तो समझ में आया कि कैंसर जो है हमारे बॉडी में सडन चेंज इन जेनेटिक मटेरियल यानी म्यूटेशन के चलते होता है। इसके अलावा अगर हम एक और बीमारी की बात करें तो सिकल सेल एनीमिया।
है ना। सिकल सेल एनीमिया एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें नॉर्मल आरबीसी, नॉर्मल जो आरबीसी होती है, ठीक है, नॉर्मल आरबीसी जो होती है, नॉर्मल आरबीसी सेल क्या होती है, नॉर्मल आरबीसी सेल जो है वो सिकल सेल यानी कि हाशिए जैसा हो जाती है, ऐसा होता है। और इस तरह के सेप के चलते एक बेनिफिट मिलता है। पहले सीपीएमटी में एक क्वेश्चन पूछा जाता था कि अगर कोई पर्सन को सिकल सेल एनीमिया नाम की बीमारी है तो उसको कौन सी प्रोटोजोअल डिजीज नहीं हो सकती। तो मलेरिया एक ऐसी बीमारी होती है जो कि सिकल सेल एनीमिया के पेशेंट को क्या होता है, ये बीमारी के होने के चांसेस जो होते हैं, मलेरिया नाम की बीमारी होने के जो चांसेस होते हैं बहुत नील होते हैं, क्योंकि मलेरिया का पैरासाइट जैसे उसके आरबीसी के अंदर एंटर करता है मारा जाता है। दूसरी चीज ये है कि सिकल सेल एनीमिया का जो पेशेंट होता है वो हमारे जो है धरती पे नॉर्मली रहता है। जब वो एल्टीट्यूड पे जाता है, ऊंचाई पे जाता है, तब उसके अंदर एल्टीट्यूड सिकनेस आते हैं और तब उसको प्रॉब्लम होती है। नॉर्मल से हम रहते हैं वैसे वो भी रहेगा, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन जब ऊंचाई पे जाता है तब प्रॉब्लम होती है। तो सिकल सेल एनीमिया एक बीमारी हो गई। इसी से रिलेटेड एक टर्म आ गया, एक होता है एनीमिया। एनीमिया का मतलब ब्लड की कमी, बेसिकली आरबीसी के टर्म में हम बात करते हैं, आरबीसी की कमी। एक टर्म आता है पॉलीसाइथीमिया, बगल में लिखता हूं, पॉलीसाइथीमिया। पॉलीसाइथीमिया कोई बीमारी नहीं है, पॉलीसाइथीमिया कोई बीमारी नहीं है, एक कंडीशन है जिसमें हम अगर एल्टीट्यूड पे जाते हैं तो हमारे अंदर आरबीसी की काउंटिंग बढ़ जाती है, जैसे हमें ऑक्सीजन से बाइंडिंग की टेंडेंसी थोड़ी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, क्योंकि जैसे जैसे हम ऊंचाई पे जाते हैं ऑक्सीजन की डेंसिटी कम होती है, और ऑक्सीजन की डेंसिटी कम होने से हमारा जो ऑक्सीजन जो है हमारे हीमोग्लोबिन से जो बाइंड करने का जो रेट होता है वो घट जाता है। तो हमें आरबीसी की काउंटिंग बढ़ा करके अपने अंदर क्या करना होता है, अपने अंदर जितने अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन की जरूरत है नॉर्मली उतना हम पूरा करते हैं। इसको बोलते हैं पॉलीसाइथीमिया। एक बीमारी आपको नीट में पूछी गई थी कि सिकल सेल एनीमिया, और एक बीमारी होती है जिसका नाम है, एक होती है सिकल सेल एनीमिया। इससे पूछा जाता है एक क्वांटिटेटिव प्रॉब्लम होती है और एक क्वालिटेटिव प्रॉब्लम होती है। तो एक सिकल सेल एनीमिया था और एक था हमारा, बताइए, एक तो सिकल सेल एनीमिया है और दूसरा जो होता है उसका नाम है थैलेसीमिया। उसका क्या नाम है, थैलेसीमिया। अब क्या पूछा गया था, मैं आपको बता रहा हूं, पूछा गया था नीट में कि सिकल सेल एनीमिया और थैलेसीमिया में क्या डिफरेंस होता है। तो सिकल सेल एनीमिया जो होती है वो क्वालिटेटिव प्रॉब्लम होती है, लेकिन जो आप देख रहे हैं थैलेसीमिया, ये भी दो तरह का होता है, अल्फा थैलेसीमिया और बीटा थैलेसीमिया। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे आगे जेनेटिक्स में, ठीक है, कर भी चुके हैं इसके बारे में हम चर्चा। तो पर थैलेसीमिया की अगर हम बात करते हैं तो जो थैलेसीमिया होता है ये होता है क्वांटिटेटिव प्रॉब्लम। क्या होता है, क्वांटिटेटिव प्रॉब्लम। और ये पूछा गया है नीट में कि बस रिसेंटली 2-3 साल पहले पूछा गया कि सिकल सेल एनीमिया और थैलेसीमिया में क्या डिफरेंस होता है। जिसमें क्वालिटेटिव प्रॉब्लम होती है और ये जो होती है क्वांटिटेटिव, इसमें नंबर नहीं कम होता है, सिर्फ शेप चेंज हो जाता है और इसमें नंबर कम होता है, ठीक है। ये दोनों एनीमिया हैं। इसमें सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है, मैं आपको क्लियर कराता हूँ। पहले सिकल सेल एनीमिया और थैलेसीमिया में क्या डिफरेंस होता है समझना क्या। अब देखिए होता क्या है सिकल सेल एनीमिया में, थोड़ा हम आपको समझाते हैं। पहले इसको ऊपर वाले को मिटा दें। कैंसर तो समझ में आएगा। देखिए क्या होता है कि जो सिकल सेल एनीमिया है उसमें कहानी ये होती है, तो मैंने बोला कि सिकल सेल एनीमिया जो है वो क्वांटिटेटिव प्रॉब्लम होती है और थैलेसीमिया जो है वो क्वालिटेटिव प्रॉब्लम होती है। अब बात को आगे बढ़ाया जाए और थोड़ा सा सिकल सेल एनीमिया पर फोकस किया जाए। उसमें होता क्या है कि बीटा चेन ऑफ द हीमोग्लोबिन, बीटा चेन ऑफ द हीमोग्लोबिन के 6th पोजीशन पे, बीटा चेन ऑफ द हीमोग्लोबिन है ना कि 6th पोजीशन पे। एक्चुअली क्या होता है, हीमोग्लोबिन की 4 हिस्सा होते हैं, 2 अल्फा चेन होती है और 2 बीटा चेन होती है, ठीक है। इसके 2 हिस्से होते हैं और इसके भी 2 हिस्से। तो जो बीटा चेन होती है वो हीमोग्लोबिन, ठीक है ना, तो बीटा चेन ऑफ हीमोग्लोबिन के 6th पोजीशन पे है ना ग्लूटामीन को हटा करके वैलिन जाकर के जुड़ जाता है। क्या होता है, ग्लूटामीन को हटा करके वैलिन आकर के जुड़ जाता है, यानी कि GAG की जगह GUG हो जाता है। GAG के जगह क्या हो जाता है, GUG हो जाता है, यानी मात्र एक नाइट्रोजनस बेस चेंज होता है। और इस तरह से ये एक पॉइंट म्यूटेशन का एग्जांपल हो सकता है।
अब नाम लिया पॉइंट म्यूटेशन का, तो एक म्यूटेशन और होता है, वही बता दूं, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। ठीक है, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन में क्या होता है, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन में अगर तीनों नाइट्रोजनस बेस यानी कि सीधे एक उड़ान ही चेंज हो जाए तो उसको हम फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन बोलते हैं, और अगर मात्र एक नाइट्रोजनस बेस में चेंज हो तो उसको हम पॉइंट म्यूटेशन बोलते हैं। तो दिस इज अबाउट सिकल सेल एनीमिया, जिसमें बीटा चेन ऑफ द हीमोग्लोबिन के 6th पोजीशन पे जीएजी को हटा करके जीओजी यानी कि ग्लूटामीन को हटा करके वैलिन आ जाता है, और उसके चलते उसका जो नॉर्मल सेल होता है, नॉर्मल आरबीसी होती है, वो सिकल सेल हो जाती है, हाशिया लाइक हो जाती है। जिसके चलते फायदा क्या होता है, जिसके चलते फायदा ये होता है कि उस इंसान को मलेरिया नाम की बीमारी नहीं होती है, और नुकसान ये होता है कि अगर वो एल्टीट्यूड पे जाएगा, ऊंचाई पे जाएगा, तो उसको एल्टीट्यूड सिकनेस हो सकता है। तो दिस इज अ डिफरेंस बिटवीन सिकल सेल एनीमिया एंड थैलेसीमिया। और हम बात कर रहे थे म्यूटेशन की, तो हमने दूसरा एग्जांपल म्यूटेशन का क्या लिया, दूसरा एग्जांपल लिया म्यूटेशन का हमने क्या, सिकल सेल एनीमिया। अब बात को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं और चीजों को और महसूस करने की कोशिश करते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, आपको बता दें कि म्यूटेशन जो होता है वो सोमैटिक और जेनेटिक दोनों होता है। अगर म्यूटेशन होगा तो सोमैटिक और जेनेटिक दोनों चेंज होता है। ये ध्यान रखिएगा कि म्यूटेशन में सोमैटिक, सब क्वेश्चन पूछ रहा हूं, है ना, तो म्यूटेशन में क्या है, सोमैटिक और जेनेटिक दोनों चेंज होता है। क्लियर है। दूसरी बात क्या है, इसके बारे में जो साइंटिस्ट ने स्टडी करने की कोशिश की उनका नाम था ह्यूगो डिवेरिस। ह्यूगो डिवेरिस नाम के साइंटिस्ट ने इस पे रिसर्च किया, और जिस प्लांट पे उन्होंने रिसर्च किया तो उसका नाम था ओइनोथेरा लेमार्कियाना। ओइनोथेरा लेमार्कियाना का दूसरा नाम रखा गया EVENING, इवनिंग प्राइमरोज। इवनिंग प्राइमरोज यानी कि ओइनोथेरा लेमार्कियाना को ह्यूगो डिवेरिस नाम के साइंटिस्ट ने स्टडी किया, और ओइनोथेरा लेमार्कियाना पे स्टडी करके कहा कि म्यूटेशन इज व्हाट, सडन एंड लार्ज चेंज, है ना, सडन एंड लार्ज चेंज इन जेनेटिक मटेरियल, सडन एंड लार्ज चेंज इन जेनेटिक मटेरियल इज कंसीडर्ड एज म्यूटेशन। और उसको उन्होंने एक टर्म दिया जो कभी कई बार नीट में पूछा गया है, उसको कहा गया सॉल्टेशन। क्या कहा गया, सॉल्टेशन। तो म्यूटेशन जो है वो सोमैटिक और जेनेटिक दोनों हो सकता है। इस पे जिसने रिसर्च किया उसका नाम था ह्यूगो डिवेरिस, जिस प्लांट पे किया उसका नाम था ओइनोथेरा लेमार्कियाना, जिसको हम इवनिंग प्राइमरोज भी कहते हैं। और उनका कहने का सेंस ये था कि सडन चेंज इन जेनेटिक मटेरियल को हम क्या कहते हैं, सॉल्टेशन। तो ये सारी बातें रही म्यूटेशन के बारे में। म्यूटेशन होता कैसे है, म्यूटाजेनिक एजेंट क्या होते हैं, म्यूटेशन का एग्जांपल हमने बताया कैंसरस सेल और सिकल सेल एनीमिया, उसी में हमने थैलेसीमिया के बारे में आपको बता दिया। म्यूटेशंस के बारे में स्टडी किसने किया था, ह्यूगो डिवेरिस ने किया था, और उन्होंने कहा उस जिस पेड़ पे काम किया था उसका नाम था ओइनोथेरा लेमार्कियाना यानी इवनिंग प्राइमरोज, और कहा कि सडन चेंज इन जेनेटिक मटेरियल को क्या कहेंगे, म्यूटेशन कहेंगे, जिसको उन्होंने एक टर्म दिया सॉल्टेशन। म्यूटेशन सोमैटिक और जेनेटिक दोनों हो सकता है। तो इस तरह से म्यूटेशन से रिलेटेड सारी बातें हमने आपको जो है, चाहे आपके जेनेटिक्स में हो, चाहे मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में हो, या थोड़ा बहुत इवोल्यूशन में दिया, सारे म्यूटेशंस की बातें हमने थोड़ा बहुत आपको जो है ह्यूमन हेल्थ डिजीज से भी रिलेटेड सारी बातों को एक ही जगह कलेक्ट करके म्यूटेशन के बारे में दे दिया। तो आज की इस क्लास में इतना ही, फिर मिलते हैं एक नई शुरुआत, नई दिशा और नए जोश और जुनून के साथ अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।